मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी, और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था, और वह जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वह प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता, और उसकी यह बात मैंने मान ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि टेरेस पर सिर्फ वह औरतें ही जा सकती थी। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा, और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया, और सामने जो देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी पत्नी तो। मेरा नाम कपिल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। 4 साल पहले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास, पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतों आई थी, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। उसे गए आधे घंटे से ऊपर हो गया था, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 1 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें नीचे आ गई और वह भी चली गई, और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी पिंकी भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे डस्टबिन में डाल दिए। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि पिंकी, तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर में उसका पति हूँ, कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो बस 2 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब वह दिन में करीब 20 से 25 औरतों का इलाज करती है। अकेली को यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल लेता था। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उसे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता कि उसे क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना माना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चला था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल थी, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वह अलग, और मैं बेरोजगार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी, और फिर उसने खुद ही खुश करने का सोचा। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि कपिल, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है।
मैंने कहा, तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियों कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज कर लूंगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वह अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह सब करती कैसे है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वह यह सब कर रही है तो किसके लिए? अपने घर के लिए। मेरे माता पिता को गए काफी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन कल्पना की शादी को 15 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में पिंकी से भी बात की और उसने अनसुना कर दिया, और इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले कल्पना ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और पिंकी पर हाथ उठा देता था, और यह उसको अच्छी तरह से याद था, और शायद इसीलिए वह कल्पना का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पिंकी का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफी पैसा आ गया था, पर कभी कभी और मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर पिंकी कैसे इलाज करती है, और मुझे यह सब सोचकर नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दोनों औरतों का क्या परेशानी थी जो पिंकी ठीक ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह दोनों काफी समय से क्लिनिक आ रही थी। 3-4 घंटे के बाद पिंकी आ गई और उसी के पीछे पीछे वह 2 औरतें भी नीचे आ गई। वह औरतें जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नजर उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपको जो कोई दिक्कत है वह दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली कि हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती है और नाम पिंकी का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन कल्पना का फोन आया और वह रोती रोती कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वह मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उससे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोला और अंदर गया तो पिंकी जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा करके मैंने कल्पना के बारे में बात की। तब वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा ले। मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हटकर वहां से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह जो पैसे कमाने में लगी थी, उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद कल्पना रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और वह मुझे बहुत जल्दी तलाक देने वाला है। यह सब प्रिया सुन रही थी, फिर भी उस पर इन बातों का असर नहीं हुआ।
मैंने पिंकी के सामने हाथ जोड़ और कहा, कल्पना ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर तुम उसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कल्पना की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। पर क्यों, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? यह मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। इतना बोलकर पिंकी ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद का तलाक हो गया और वह हमारे पास आ गई। मुझे पिंकी पर बहुत गुस्सा हो गया और वह हमारे पास आ गई। मुझे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने पिंकी का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो पिंकी का और भी ज्यादा तिरस्कार करने लगी। कल्पना मुझसे पूछती कि भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया, और वह उस पर नजर भी रखने लगी। मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कल्पना ने कहा, भैया कोई बात तो जरूर है, तभी उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही है बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहने हुई औरत को देखा था, वह औरत नहीं आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आई है, तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, तभी वह दोनों औरतें आती हैं। वह दोनों आदमी है। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। कल्पना ने जो कुछ बताया था वह सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुई आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने कल्पना को फोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। पिंकी का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो पिंकी को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई है। पिंकी बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इसे ए पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर पिंकी थोड़ा डर सी गई। मैंने कहा, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब पिंकी कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी से हमारा क्या हाल किया था तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, और बिन ब्याही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चों को दे जाया करती थी। वह उन बच्चों की देखरेख करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने दोनों कर दिए थे। जब भी कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है। मैं कोई इलाज नहीं करती, तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति से 8 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट से एक बेल्ट मैं दूंगी, उसे बांध कर रखना है। उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो, और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद इस ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं कल्पना का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता ना चल जाए।
भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती, लेकिन अब मैं आपको इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे उन अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और उन माँ बाप की गोद भर जाती है। इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। पिंकी और कल्पना की आंखों में आंसू आ गए और मुझे भी आज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।